आज बात करते हैं भारत की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की। 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। अभी हम करीब 4 ट्रिलियन पर हैं, दुनिया में 5वें नंबर पर। बिल्कुल। तो सवाल सीधा सा है, क्या अगले मान लीजिए 5-6 सालों में ये इतनी बड़ी छलांग, मतलब 2.5 गुना बढ़त मुमकिन है? देखिए, स्रोत इस पर क्या कहते हैं वो समझना जरूरी है। मिली जुली राय है, जैसा कि अक्सर होता है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों को जरा गहराई से देखते हैं कि असल में संभावना कितनी है और चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहले तो गणित को ही पकड़ते हैं। 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन, वो भी सिर्फ 5-6 साल में। इसका मतलब हुआ कि भारत को हर साल लगभग 20% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ चाहिए। 20% हर साल? ये तो मतलब सुनने में ही बहुत ज्यादा लगता है तो अगर हम अपना पिछला रिकॉर्ड देखें तो पिछले दशक में हमारी औसत नॉमिनल ग्रोथ, मतलब महंगाई जोड़कर 10 से 12% के बीच रही है। और दुनिया में भी ऐसा किसने किया है? चीन ने शायद अपने बेस्ट टाइम में भी इतना नहीं किया। सही कहा। चीन ने भी अपने सबसे तेज विकास वाले 5 सालों में औसतन करीब 17% की नॉमिनल ग्रोथ ही देखी थी। तो ये 20% गणित के हिसाब से संभव तो है, पर अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। मतलब नामुमकिन नहीं, पर बहुत मुश्किल। तो स्रोत क्या बताते हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का नाम काफी आता है। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दाव है। इसमें ये जो पीएलआई स्कीम्स हैं और वो चाइना +1 वाली जो बात चल रही है। हाँ, कि कंपनियां चीन के अलावा दूसरे ठिकाने ढूंढ रही हैं। एग्जैक्टली। स्रोत मानते हैं कि अकेले यही सेक्टर शायद 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर तक अतिरिक्त जीडीपी जोड़ सकता है। ये तो काफी बड़ा योगदान होगा। हाँ, और इसके साथ ही बुनियादी ढांचा, जैसे ये भारतमाला, वंदे भारत ट्रेनें और गति शक्ति प्लान। गति शक्ति का लक्ष्य तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना है ना? जी हाँ, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी जीडीपी का करीब 13-14% है। उसे घटाकर 8% से नीचे लाने का टारगेट है। ये सुनने में भले ही 5-6% लगे, पर खरबों की इकोनॉमी में ये इंडस्ट्री के लिए अरबों डॉलर की बचत है। सही बात है। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। और डिजिटल इकोनॉमी, उसका क्या? वो तो एक और बड़ा पिलर है। आईटी, फिनटेक, यूपीआई का तो हम देख ही रहे हैं सर। फिर सैस, एआई, ये सब मिलकर स्रोत कहते हैं 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी बन सकती है। वाह! और फिर हमारी बड़ी युवा आबादी, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स। लेकिन यहाँ एक अगर है। अगर उन्हें सही स्किल और रोजगार मिले। बिल्कुल, वरना ये डिविडेंड की जगह बोझ बन सकता है। कृषि का आधुनिकीकरण भी अहम है। तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट, इसमें भी करीब 300 बिलियन डॉलर जोड़ने की क्षमता दिखती है। और घरेलू खपत, बढ़ता मिडिल क्लास। हाँ, वो तो एक बड़ा इंजन है ही। अनुमान है कि 2030 तक घरेलू खपत ही 3 ट्रिलियन से ज्यादा की जीडीपी जनरेट कर सकती है। फिर जियोपॉलिटिक्स भी कुछ हद तक भारत के पक्ष में है। वो चीन वाला फैक्टर। हाँ, दुनिया का चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश करना, साथ में जीएसटी, आईबीसी जैसे सुधार, और अब ग्रीन एनर्जी पर फोकस, सोलर, हाइड्रोजन वगैरह, इसमें भी 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा का अवसर बताया जा रहा है। तो ये सब तो हो गए वो फैक्टर्स जो हाँ कहते हैं, जो इस लक्ष्य को पाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं मुश्किलों पर। स्रोत किन चुनौतियों को सबसे बड़ा मानते हैं? सबसे पहली चुनौती तो वही 20% ग्रोथ रेट ही है। हाँ, ऐतिहासिक रूप से हमने 10-12% किया है, तो उसे लगभग दोगुना करना, हाँ। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और रुपए की वैल्यू, अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता गया तो डॉलर टर्म्स में जीडीपी तो वैसे ही कम हो जाएगी। बिल्कुल सही पॉइंट। मान लीजिए रुपया 90-95 प्रति डॉलर तक चला गया, तो भले ही हम रुपये में अच्छा ग्रो करें, डॉलर में वो 10 ट्रिलियन का आंकड़ा और दूर हो जाएगा। ये तो चिंता की बात है। और रोजगार, ग्रोथ तो हो पर जॉब्स ना बने, जिसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता है जो स्रोत उठाते हैं। युवा बेरोजगारी के आंकड़े करीब 15-20%, वो वाकई चिंताजनक हैं। ये सीधे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बेकार कर सकता है। और महिलाओं की भागीदारी वर्कफोर्स में? वो एक और दुखती रग है। महिला श्रम बल भागीदारी सिर्फ 20% के आसपास है, जो दुनिया में सबसे कम में से है। मतलब हम अपनी आधी आबादी की क्षमता का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें, लाल फीताशाही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का उस रफ्तार से न बढ़ना। हाँ, और फिर बाहरी जोखिम भी हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्लाइमेट चेंज के असर, जैसे सूखा, बाढ़, पानी की कमी, और देश के अंदर बढ़ती असमानता, ये सब मिलकर रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। तो इन सब संभावनाओं और चुनौतियों को देखते हुए आखिर में स्रोत किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? क्या 10 ट्रिलियन हो पाएगा 2030 तक? देखिए, ज्यादातर स्रोत मानते हैं कि 10 ट्रिलियन का आंकड़ा शायद थोड़ा ज्यादा आशावादी है। 3 सिनेरियो उभरते हैं। अच्छा।
क्या है वो? प्रेला आशावादी सिनारियो। सब कुछ बहुत अच्छा गया, रिफॉर्म्स तेज हुए, रुपया स्थिर रहा, ग्लोबल माहौल ठीक रहा, तो शायद 8.5 से 9.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएं। ओके, दूसरा? दूसरा यथार्थवादी, जो सबसे संभावित माना जा रहा है। इसमें जीडीपी 6-6.5 ट्रिलियन से 7.5 ट्रिलियन के बीच रह सकती है। इस स्थिति में भी भारत, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरा स्थान तो पक्का लग रहा है। हाँ, वो लगभग तय माना जा रहा है। और तीसरा सिनारियो निराशावादी। अगर सुधार धीमे हुए, महंगाई बढ़ी, जॉब्स नहीं बढ़ी, रुपया कमजोर हुआ, तो 5-6 ट्रिलियन पर भी अटक सकते हैं। तो मतलब 10 ट्रिलियन मुश्किल है, पर दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना लगभग तय है। हाँ, आम सहमति इसी तरफ इशारा करती है। 10 ट्रिलियन के लिए जो चाहिए, जैसे एक्सपोर्ट को 800 बिलियन से 2 ट्रिलियन पार ले जाना, हर साल 1.5-2 करोड़ अच्छी नौकरियां बनाना, महिलाओं की भागीदारी दुगनी करना, ये सब अगले 5-6 साल में करना बहुत मुश्किल लगता है। तो कुल मिला के लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी, रास्ते में मौके भी हैं, चुनौतियां भी गंभीर हैं। 10 ट्रिलियन शायद ना हो, पर 7-9 ट्रिलियन की रेंज और दुनिया में तीसरा स्थान, ये काफी संभव दिखता है। बिल्कुल। और शायद अंत में सवाल सिर्फ उस 10 ट्रिलियन के आंकड़े का नहीं है। जैसा स्रोत भी कहते हैं, जरूरी यह है कि इस सफर में भारत अपनी असली क्षमता को कैसे अनलॉक करता है। सही बात है। मतलब करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालना, भारत को एक ग्लोबल टेक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, दुनिया में अपना स्थान मजबूत करना, ये शायद उतना ही महत्वपूर्ण है, अंतिम आंकड़ा चाहे जो भी हो। एग्जैक्टली। ये सफर खुद में एक बड़ा इनाम हो सकता है, अगर सही दिशा में चला जाए तो।